नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम आज बात करने वाले हैं जेपीएससी टेस्ट सीरीज़ के। आज हम सीरीज नंबर 7 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 सीरीज जेपीएससी का फुल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप इससे पहले नहीं देखें तो आप पूरा देख सकते हैं। ये फुल टेस्ट है जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी टेस्ट सीरीज़ के एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप अंत तक बने रहिएगा, निश्चित ही आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस टेस्ट सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ताम्रपाषाण युग को। बता दें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक कालक्रम को अगर देखा जाए तो कई अलग अलग भागों में बांटा गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई अलग अलग कालखंड में बांटा गया। जैसे अगर बात करें पूर्व पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काल देखने को मिलता है जैसे ताम्रपाषाण युग, फिर आपको नवपाषाण युग मिलता है, फिर लौह युग आता है, और अलग अलग ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो इसका याद रखेंगे, चाल्कोलिथिक एज किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, उन स्रोतों के नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी उस आपको बताना है कि उस स्रोत कौन सा है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि ये मौन साबित होता है। तो वैसे उस स्रोत का नाम आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बता दें कि मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये काफ़ी चर्चित कह सकते हैं कि काव्य माना जाता है, और इसमें राजा मिलिंद और कह सकते हैं कि नागसेन, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद को इसमें दर्शाया गया है। इसीलिए इसे मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है, या तो साथ ही साथ इसको कई बार मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच में स्थित था? तो यहाँ पे आपको उन दो नदियों के बारे में बताना है जिनके बीच में तक्षशिला जो है वो स्थित था। तो आपका इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सिंधु और झेलम के बीच में। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। बता दें कि तक्षशिला जो था ये कह सकते हैं कि उस अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का लोकेशन होता है, पाकिस्तान में इसका स्थान जो है वो माना जाता है। तो याद रखेंगे, सिंधु और झेलम नदी के बीच में इसका जो है वो सही स्थल देखने को मिलता था। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि ये प्राचीन काल में इनका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो तक्षशिला की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, नालंदा की बात करें, तो ये सब कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी चर्चित स्थल माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो याद रखेंगे, एक गणतांत्रिक जनजाति जिसको प्राचीन भारत में योद्धे के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो सही सुमेलित नहीं किया गया है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, और सौंदरानंद अश्वघोष। तो बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है, इसका गलत आंसर होगा। बाकी का मालविका अग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त और सौंदरानंद के लेखक जो है वो अश्वघोष हैं। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो जिच मोहम्मद शाही, ये बताना है कि आपको किस राजपूत शासक ने इस नामक आंकड़े को बनाया था जिसे लोग कह सकते हैं कि खगोल संबंधी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से प्राप्त कर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा ही ये राजपूत शासक थे जिन्होंने जिच मोहम्मद शाही नामक का एक आंकड़ा का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण अवलोकन कर सके।
आगे चलते हैं, अगला सवाल है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो कई बार इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको कुछ महत्वपूर्ण घोड़ों को याद रखना है। हम आपको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, हो सकता है कि आप यहाँ से सर्च करके देख लेंगे, यहाँ से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चेतक जो है ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप, ये राणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। लेकिन इसके अलावा आप महात्मा गांधी माफ कीजिएगा, ये गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। महावीर के घोड़े का नाम क्या था। और भी कई सारे ऐसे हैं, लेकिन यहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर, ये दो के घोड़े का नाम जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे घोड़ों का नाम जो है जिनका संबंध कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है उस दृष्टि से आप, लेकिन खास करके गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी। तो आपको बताना है कि दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, कई बार तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जंतर मंतर क्या है। तो याद रखेंगे यह दिल्ली में स्थित एक खगोलीय वेधशाला है। तो सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है, कहाँ पे स्थित है। तो दिल्ली में जंतर मंतर हालांकि और भी कई स्थल पे है, लेकिन यह दिल्ली में स्थित जो है ये खगोलीय वेधशाला है। अब इसको किसने बनवाया था, तो यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनाया गया था, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो बता दें कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहर पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस कमजोरी को भापा और यहाँ से उन्होंने समझा कि अगर हम किसी तरह से यहाँ पे आपस में अगर एक दूसरे को लड़ा दे तो हो सकता है कि यहाँ पे यूरोपीय साम्राज्य जो है वो बनाया जा सकता है। तो यह जो है वो किसके बारे में ऐसा माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डुप्ले ने ही सबसे पहले, डुप्ले के ही दिमाग में ये सबसे पहले कह सकते हैं कि उपज आता है कि हम अगर कहीं एक साथ मिल करके और कुछ रणनीतिक तरीके से कह सकते हैं साम दाम दंड भेद सभी तरीके को अपना करके इन्होंने उपयोग किया अपना, और सभी चीज़ों को उपयोग करते हुए इन्होंने कह सकते हैं कि यूरोपीय साम्राज्य जो है वो भारत में अपना बनाया और काफ़ी हद तक सफल भी हो गए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी रणनीति अपनाई थी वो कहीं ना कहीं इन पे सटीक बैठ गया। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1954 को फ्रांस की सरकार ने कह सकते हैं कि भारत स्थित फ्रांसीसी बस्ती जो भी थे उसका अधिकार जो भारत सरकार को सौंप दिए 1954 में। वहीं अगर बात करें 1961 में, तो गोवा पर पुर्तगाली का अधिकार था, जो कि 1961 में। आपको बताना है कि इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसके तहत जो है वो पुर्तगालियों को भगाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था, किस ऑपरेशन के तहत जो है वो पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था। और कह सकते हैं कि वहाँ पे गोवा, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से पूरा अधिकार जो वो भारत में 1961 में इस तरह से होता है। तो उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना कि क्या है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथाकथित कुशासन के आधार पर माना जाता है कि किस गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही साथ बेंटिक से संबंधित कई सारे अलग अलग महत्वपूर्ण आपको
प्रथाएं देखने को मिलता है, जिन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं, तो वहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों का दमन यानी जो ठगी प्रथा था उसे दमन करने में इनमें से किसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ठगों के दमन में निम्नलिखित में से जो संबंधित हैं वो है कर्नल स्लीमैन। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से भी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि नृप निर्माता यानी किंग मेकर जो है वो सैयद बंधु को कहा जाता था। सैयद बंधु को कहा जाता था। आपको बताना है कि सैयद बंधु में दो भाइयों का नाम जो था वो क्या था। तो एक था मोहम्मद अली, और आपको एक और नाम बताना है कि एक और अली बंधु का या सैयद बंधु का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने ही कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के समय में ही सिंध का विलय जो है वो किया गया था 1843 में। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं संबंधित है। आपको बताना है, इन कुछ यहाँ पे ग्रंथ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे 4 पुस्तक दिया हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी है। ऑप्शन है दसम ग्रंथ, दंडी चरित्र और विचित्र नाटक और जफरनामा। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जफरनामा जो है ये एक अनुवाद किया हुआ पुस्तक था। तो ये तो आपको पता होगा। बाकी के ऑप्शन ऊपर के 3 जो है दसम ग्रंथ, दंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 300। अनुच्छेद 300 में यह उल्लेख मिलता है कि भारत की राज्य की उपयुक्तता पर विचार विमर्श देखने को मिलता है, और इसका जो है वो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 300 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना कि सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा या किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो उस सिफारिश के बारे में आपको बताना है वो कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संथानम समिति। संथानम समिति के सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी। लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा ही लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य से शुरू किया गया था, यानी महाराष्ट्र राज्य में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला सवाल है संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है। संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 311। आर्टिकल 311 में यह जिक्र मिलता है कि संवैधानिक सुरक्षा की लोक सेवकों को सुनिश्चित करने की बात जो है वो इसका उल्लेख अनुच्छेद 311 में मिलता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय प्रशासन के नियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पढ़ी। केंद्रीय प्रशासन की नियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासन की नियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा, पारित प्रस्ताव के द्वारा, या संसद के अधिनियम द्वारा, या संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संसद के अधिनियम के द्वारा ही संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन से कार्य देखता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन से कार्य देखता है? भर्ती संबंधी मामले, पदोन्नति मामले, अनुशासनिक मामले, या भर्ती एवं सेवा संबंधी मामले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भर्ती और सेवा से संबंधित सभी मामले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण देखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय या लोक संस्थान के कार्मिक तंत्र को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय या लोक संस्थान के कार्मिक तंत्र को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संसद के द्वारा। संसद के द्वारा ही किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय का, लोक संस्थान के कार्मिक जो भी तंत्र हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रख सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर ही कह सकते हैं कि समिति पर ही पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कह सकते हैं कि उचित व्यवस्था देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था, इसकी शुरुआत जो है वो, और यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से किया गया था? तो ये भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो नागौर जिला आपको पता होगा, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे तीन स्तर पर त्रिस्तरीय कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय आपको देखने को मिलता है। पहला स्तर पर होता है जिला परिषद, दूसरा स्तर पर होता है पंचायत समिति, और तीसरा स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर माना जाता है ग्राम पंचायत। उसके बाद है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होता है, और जो होता है पहले सबसे ऊपर इसमें होता है वो है जिला परिषद, यानी जो जिला स्तर पर होता है। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था जो वो त्रिस्तरीय जो है वो भारत में कह सकते हैं कि इसका वैल्यू दिया गया है। यानी अलग अलग कमेटी ने अलग अलग अपनी अपनी सिफारिश पर ये अलग अलग दिया था कि कोई द्विस्तरीय बोला, किसी ने 4 स्तरीय इसकी बात की कि इसका जो है वो 4 स्तर का होना चाहिए, कोई ने 3 स्तर का दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैलिड माना जाता है वो त्रिस्तरीय माना जाता है, जो अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन है न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य का राज्यपाल। तो याद रखेंगे, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किन्हें माना जाता है? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल रिटर को ही मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वर्णमंडल। वर्णमंडल जो है वो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ
आपको कई वायुमंडल से संबंधित भी कई सारे घटनाएं यहाँ से पूछा जाता है। जैसे आपको क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। जैसे जो भी बादल का गरजना, बिजली की कड़कना, ये सभी घटनाएं जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये सारा जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। फिर उसके बाद है कि हवाई जहाज का उड़ना ये कह सकते हैं कि किस मंडल में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे हवाई जहाज अगर जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है। और समताप मंडल के ही जो ऊपरी लेयर होता है उसी को ओजोन लेयर कहा जाता है। इसी में एक ऊपर का लेयर बना होता है, ये कोई अलग से परत नहीं होता है, ये समताप मंडल का ही भाग होता है। यहाँ पे ओजोन परत होता है। उसके बाद होता है जो कि जितने भी पराबैंगनी किरणों होता है, पराबैंगनी किरणें होती उनको रोकने का काम जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ओजोन परत के द्वारा ही। और साथ ही साथ उसके अलावा ऊपर में आता है मध्य मंडल। यहाँ पे जितने भी उल्का पिंड आते हैं तो उल्का पिंड को पृथ्वी तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, और उल्का पिंड को नष्ट करने में जो काम होता है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, वो है मध्य मंडल का। उसके बाद सबसे इसके ऊपर में आता है वो है आयन मंडल। जितने भी रेडियो सिग्नल जितने भी आते हैं, जितने भी टावर वगैरह आपको देखने को मिलता है वो सारे जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जितने भी रेडियो सिग्नल, टेलीविज़न, ये सब जितने भी टेली कम्युनिकेशन या रेडियो से संबंधित है ये सारा जो है वो आयन मंडल में होता है। और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में होता है बाह्य मंडल। तो ये सभी घटनाएं आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो हम जानते हैं कि सूर्य का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों मिलकर ही कह सकते हैं कि सूर्य का लगभग 97% जो है वो लगभग पूरा कर लेते हैं। तो याद रखेंगे ये दोनों का योगदान काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन का योगदान कितना होता है, तो लगभग 71% यानी 71% इसका योगदान होता है हाइड्रोजन का। आगे चलते हैं, अगला सवाल है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी शुक्र को जो कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह भी अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह तो वो भी शुक्र है। भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह अपना नहीं है। जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये तो आपको पता होगा। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, जबकि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह अपना नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि का है। अभी वर्तमान में लगभग 82 जो उपग्रह है वो है शनि का। और दूसरे स्थान पर आता है 79 उपग्रह के साथ बृहस्पति जो है वो दूसरे स्थान पर है। यहाँ से हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि बृहस्पति का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 20 नए, पहले 62 था शनि का, और 20 नए उपग्रह खोजे जाने के बाद इसका टोटल जो है उपग्रहों की संख्या 82 हो गया है शनि का। आगे चलते हैं, अगला सवाल है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आपको बताना कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्कटिक क्षेत्र में। बता दें कि आर्कटिक क्षेत्र में जो है वो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि को। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्कटिक क्षेत्र में। उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। उगते हुए सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। यहाँ से भी आपको, और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि देश कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है, तो नॉर्वे आपको याद रखना है, इसका नाम आपको याद रखना है। जबकि उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सीमा। सियाल, सीमा और नीफे ये अलग अलग कह सकते हैं कि परत है जो कि भूपृष्ठों की परत है। तो इसमें पूछा जाए कि बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा सीमा।
दरअसल क्या है कि सियाल जो ये वर्ड बना है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम से ही इन दोनों को मिला करके इसका नाम जो रखा गया है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिला करके सियाल रखा गया है। जबकि उसी तरह से सीमा अगर बोले तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे अगर बोले तो निकेल और फेरस ये सभी को मिला करके जो है वो निफे रखा गया है। तो ये सभी यहीं से बना है। कोई ये नाम भले आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है इन सभी को मिला करके जो वो बना हुआ है सीमा। और सियाल बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिला करके, जबकि निफे जो है निकेल और फेरस को मिला करके ये बना हुआ है। ये भूपृष्ठ की अलग अलग परत का नाम है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सेरस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो याद रखेंगे जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो है वो डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलता है, यानी सूर्य में जो है वो डायमंड के जैसा एक शेप बनता है। ये कब बनता है? तो ये आपको याद रखना है सूर्य ग्रहण के दिन में। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ही जो है वो सौरमंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। बाकी के जोन्स केपलर इन सभी के बारे में आपको पता होगा। ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो गैलीली इनके बारे में आपको पता ही होगा। टेलीस्कोप वगैरह के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी थी। और कोपरनिकस ने कह सकते हैं कि अगर सौरमंडल की बात करें या तो बात करें कि इनके क्षेत्र में, तो भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो कोपरनिकस का योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है निम्न में से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है? आपको बताना कि इनमें से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या पृथ्वी के मध्यवर्ती परत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है। याद रखेंगे इस तरह के सवाल जो वो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या कह सकते हैं कि सबसे अंदर की परत जो होता है उसे बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में जो भी सेक्टर है इन सभी सेक्टर का मुख्य योगदान क्या है और कौन से योगदान में किसको क्या अधिकार होता है और किस सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है। तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें प्राथमिक सेक्टर, तो प्राथमिक सेक्टर में जितने भी मानव गतिविधियां देखने को मिलता है, तो मानव के द्वारा जितनी भी गतिविधियां देखने को मिलता है, कृषि हो गया, खनन क्षेत्र हो गया और भी जो भी महत्वपूर्ण कार्य मानव गतिविधियों के द्वारा देखा जाता है, तो जो भी मानव गतिविधि होता है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मानव गतिविधि का जो भी व्यवस्था है वो सारा आता है इसके अंतर्गत में। द्वितीय क्षेत्र में अगर बात करें तो जो भी आपके इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो भी इंडस्ट्री वगैरह हैं उनसे संबंधित जो भी यहाँ पे होता है, इंडस्ट्री वगैरह से संबंधित जो होता है वो द्वितीयक सेक्टर में आता है यानी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जबकि तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें, तृतीयक क्षेत्र में अगर बात करें तो ये दोनों को मिला करके प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों में यहाँ पे इसका जिक्र मिलता है तृतीयक क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 2 सेक्टर और जोड़ा गया है, चतुर्थक भी जोड़ा गया है और एक और आपको याद रखना है। तो 5 सेक्टर यहाँ पे वर्तमान में जिक्र मिलता है, जो कि चौथा सेक्टर है उसमें हेल्थ को लेकर जिक्र किया गया है, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर उसमें जिक्र किया गया है, हेल्थ वगैरह को लेकर वहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं डाटा वगैरह कलेक्शन का, वहाँ से संबंधित जो वो चतुर्थक क्षेत्र में दिया गया है। और उसके आगे क्षेत्र में एक और नया लिया है, अगला सेक्टर भी है। तो उन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादातर सवाल जो बनते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो आपको बताना कि उस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी तीनों IRDP, ट्राइसेम और NREP, ये तीनों जो सेक्टर है, ये तीनों कार्यक्रम जो है वो गरीबी दूर करने हेतु ये सभी महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए गए थे। तो ये सभी याद रखेंगे, इन सभी चीज़ों को आप याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि आज भी कुपोषण का शिकार जो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण से इसे जो है वो भारत का इथोपिया नाम, इसका उपनाम दिया गया है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ये दोनों जो है वो आपको देखने को मिलता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल एक मौसमी बेरोजगारी ये तो होता ही है, उसके अलावा अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों बेरोजगारी जो वो आपको देखने को मिलता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि हमारी व्यवस्था अगर पूछा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा है भारत में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों पर या किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे जो भी लोग हैं उनका आकलन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कह सकते हैं कि सर्वेक्षण के आधार पर ही योजना आयोग इसे जारी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब ये जारी किया जाता है तो किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसको बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि मानव विकास सूचकांक जब जारी किया जाता है तो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही कह सकते हैं कि सूचकांक को जारी किया जाता है। हालांकि अगर बात करें भारत की, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति अभी भी मानव विकास सूचकांक में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज भी स्थिति जो है वो भारत का बहुत अच्छा रैंक इसमें नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि आज भी इसमें बहुत चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है। अब हम आइए बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पर ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य और पोषण, वहाँ का स्वास्थ्य और पोषण किस तरह का है, लोगों के प्रति कितना स्वास्थ्य जागरूकता है, कितनी स्वच्छता वहाँ पे पहुँच रही है, पोषण वहाँ पे जो है वो किस तरह का है, भोजन वगैरह का, प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय वहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण शैक्षिक योग्यता वगैरह को भी ध्यान में रखा जाता है कि कैसी वहाँ पे शैक्षिक योग्यता वगैरह है। जबकि सकल नाम निवेश दर इसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सकल नाम निवेश दर इसमें जो वो हिस्सा इसका नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में इसका पहला रिपोर्ट जो वो जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो आइए इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी। तो बता दें कि किसी भी देश का आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, पूंजी उसके आधार पर, क्योंकि जब तक हमारे पास पूंजी नहीं होगा तब तक हम अपने संसाधन को उतना अच्छा से नहीं कर सकते। साथ ही साथ उतने अच्छे से हम जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उतने अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे और उतना ज़्यादा हम उसमें पैसे भी नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण से उतना ज़्यादा विकास जो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है
प्राकृतिक संसाधन का होना, पूंजी निर्माण भी होना और साथ ही साथ बाजार का आकार भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किसी भी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में। तो इस तरह से आर्थिक विकास में या किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो निर्भर करता है उन सभी तीनों चीज़ों पर यह निर्भर करता है। इसके अलावे और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी, ये दो शब्द आपको बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चा में भी ये सारे शब्द रहे हैं। तो इसके कारण से इन सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि किस आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी कहने का अर्थ क्या है या किस आधार पर हम वर्गीकृत किया जाता है। कच्ची सामग्रियों का प्रयोग के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर या रोजगार की शर्तों के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बारे में हम वर्गीकृत किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसा बात कहा जाता है। तो याद रखेंगे उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से असमानता घटाने का उपाय इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो बता दें कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यानी ऑप्शन बी जो है, इसमें कोई भी रोल जो वो असमानता को घटाने का नहीं है। ये इसका अलग अपना महत्व है। जबकि न्यूनतम आय सतर्कता कार्यक्रम या करारोपण और भूमि सुधार, इन सभी से जो वो असमानता घटाया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का उदारीकरण इसमें जो वो शामिल नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य शैली है जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है। बाकी की ये सभी जो है उड़ीसा कुचिपुड़ी, ओडिसी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये सभी जो वो देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मणिपुरी। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। तो सबसे पहले तानसेन, शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तानसेन के बारे में नहीं जानता होगा। हर किसी को इनके बारे में पता है। स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा ये हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में मिलता है। आइए हम देखते हैं इनके बारे में। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ध्रुपद गायक। ध्रुपद शैली से संबंधित है। ध्रुपद शैली से संबंधित है। तो ये काफ़ी और सबसे पुरानी शैली भी माना जाता है ध्रुपद शैली को। तो ये भी इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप सभी को अगर पता होगा कि वेदों की संख्या अगर बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आयुर्वेद, उसके बाद सामवेद और सबसे अंतिम जो आता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो माना जाता है वो सबसे अंतिम वेद माना जाता है। और सबसे अगर प्राचीन पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना कि इसके उपवेद को क्या कहा जाता है। साथ ही साथ इस वेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। इसके अलावे और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सिक्किम में। सिक्किम में जो है वो लोसांग उत्सव मनाया जाता है। भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी है। तो भोजशाला मंदिर जो है वो किस देवी के अधिष्ठात्री देवी का मंदिर देखने को मिलता है।
तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भगवती सरस्वती। तो सरस्वती का ये मंदिर माना जाता है भोजशाला मंदिर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, किसके कारण से ऐसा होता है। तो आपको पता होगा कि जब हम स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छर उसमें लार्वा के सांस में लेने में बाधा होता है, जिसके कारण से वो डूब करके मर जाते हैं। और वहाँ पे क्या कि मच्छर को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा योगदान करता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे कंडीशन आता है घनत्व का। तो यहाँ पे बात करते हैं घनत्व का। ये घनत्व के कारण से होता है, न्यूनतम घनत्व हो जाने के कारण से ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ और भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पानी का वर्षा के बूंद का गोलाकार होना, वो किसके कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है, सरफेस टेंशन के कारण से होता है। और भी यहाँ से इस तरह के सवाल जो वो साइंस से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है श्यानता की इकाई क्या है। तो बता दें कि श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई हो जाएगा पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज है, जबकि दाब का एसआई यूनिट जो है वो पास्कल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम जो है वो किसने कहा था। तो याद रखेंगे इसको, सबसे पहले कनाद के द्वारा बोला गया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कनाद के द्वारा बोला गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। एथिलीन अणु की आकृति, यहाँ से शेप के आधार पर कई सारे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी समतल त्रिकोणीय इसका सही आंसर हो जाएगा। एथिलीन अणु की आकृति जो होता है वो इस तरह का आकृति होता है। साथ ही साथ एथिलीन आपको याद रखना है, एथिलीन के बारे में आपको याद रखना है कि एथिलीन जो होता है इसके बारे में आपको यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। जैसे एसिटिलीन और एथिलीन, ये दो ऐसे गैस हैं जो कि फलों को पकाने में महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाता है। एथिलीन जो होता है ये कह सकते हैं कि एक अपना नेचुरली फलों को पकाने में ये मदद करता है, जबकि सिंथेटिक जो हम लोग जो है वो मानव के द्वारा जो फलों को जो पकाया जाता है कृत्रिम तरीके से, वो किसकी मदद से, तो एसिटिलीन के मदद से। एसिटिलीन की मदद से हम लोग जो है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। जबकि वहीं एथिलीन की अगर बात करें तो एथिलीन जो वो प्राकृतिक आधार पर जो फलों का पकना एथिलीन गैस के कारण से ही होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी शारीरिकी के अंतर्गत ही पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है सार्स क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है सार्स का। तो ये बता दें कि ये है एक्चुअल में क्या, तो ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि हाल ही में भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था सार्स के बारे में। तो इसका पूर्ण रूप हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इसका फुल फॉर्म होगा सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे चलते हैं, अगला सवाल है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखेंगे चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अगला सवाल है सूर्य शेखर गांगुली ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी शतरंज से संबंधित है। उसके अलावा आपको वर्तमान में जितने भी, चाहे वो ओलंपिक में जितने भी पदक हासिल किए हैं, ओलंपिक में जितने भी भारत के पदक हासिल किए हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में भी आपको याद रखना है। चाहे वो मीराबाई चानू हो, नीरज चोपड़ा हो, या तो और भी जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी पदक हासिल किया है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में आपको याद रखना है, और साथ ही साथ उनसे संबंधित खेलों के बारे में वहाँ से आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। जब हम मैराथन दौड़ में भाग लेते हैं तो कुल कितना दूरी तय करना होता है मैराथन के दौड़ में, तो याद रखेंगे 26 मील 385 गज, 26 मील और 385 गज कुल इसकी दूरी होती है।
आगे चलते हैं, अगला सवाल है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों को अध्ययन कहलाता है। तो यानी पारिस्थितिकी, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी हम किन दो के बीच का अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं? जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? तो जैविक और अजैविक घटक से यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसमें अजैविक घटक में जल जो है वो आ जाएगा। अजैविक घटक यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जल। अगला सवाल है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वो पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है वो सूर्य के प्रकाश को ही माना जाता है। अगला सवाल है अतिवाद वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, वर्षा पूरे वर्ष होती है वहां पे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है जब हम बकरे या बकरी का मांस खाते हैं तब हम किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी लखनऊ में। लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिकी है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि जेनेटिक डिजीज है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा रोग है जो एक आनुवंशिक रोग है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग ऐसा रोग है जो कि एक आनुवंशिक रोग है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं देखें तो रक्त का थक्का अगर नहीं बनता है तो वैसे कंडीशन में इस रोग को देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हीमोफीलिया। अगला सवाल है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने लंबी फीट होती है? यानी इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 32 फीट इसकी लंबाई होती है कुल। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी धमनी से। धमनी से ही नाड़ी दर को मापा जाता है। तो याद रखेंगे नाड़ी दर को कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से। आगे चलते हैं, अगला सवाल है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो रियो डी जेनेरियो में ही सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ही। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। अगला सवाल है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 660 करोड़। 660 करोड़ इसके तहत कुल राशि खर्च की जाएगी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसके अंतर्गत अच्छी नस्लों की जो पशु हैं ये सब कह सकते हैं कि सभी लोगों तक व्यवस्था जो है वो करवाया जाएगा। सभी लोगों तक तो नहीं कह सकते, जो इनके लिए अर्हक होंगे, जो इसके लिए कह सकते हैं कि जो भी निर्धारित कंडीशन रखा गया उन कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे उनको मिलेगा। तो याद रखेंगे अच्छी नस्ल के इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी जो वो सूअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इसके तहत जो वो सारी चीज़ों को प्रबंध कराया जाएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 660 करोड़। अगला सवाल है झारखंड वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर सबसे अधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? तो इसे याद रखना है कि सबसे अधिक 1% की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी लातेहार। ये झारखंड वन रिपोर्ट 2019 का ये डाटा है, उसके आधार पर लातेहार में जो है वो सबसे अधिक 1% है। उसके अलावे फिर प्रतिशत में अगर बात करें तो फिर चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम अगर बात करें तो जामताड़ा इसमें शामिल है। सबसे कम की बात करें तो जामताड़ा होगा। उसके अलावे अगर बात करें पहला लातेहार, फिर दूसरा चतरा, फिर तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। ये प्रतिशतता के आधार पर है।
हो सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम होता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो लातेहार। इससे पहले जो रिपोर्ट था उसमें चतरा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें झारखंड वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इनमें से किस ऐप का संबंध झारखंड से है। तो याद रखेंगे इसमें कोविड-19 के टाइम पे एक ऐप का उपयोग किया गया था, इसका नाम है प्रज्ञाम। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला आगे जाते हैं, अगला सवाल है कि इनमें से किसका संबंध झारखंड से नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध जो है वो झारखंड से नहीं है, यानी प्रज्ञाम ऐप, समर ऐप, पंख अभियान या फिर अमृत वाहिनी ऐप। तो याद रखेंगे प्रज्ञाम, तो ये आवश्यक वस्तु कोविड-19 के टाइम पे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए बनाया गया था, एक मोबाइल ऐप था जिसका नाम था प्रज्ञाम। उसके बाद है समर ऐप, इसका फुल फॉर्म आपको याद हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इसका पूर्ण रूप हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। इसके तहत जो भी कुपोषण है उस कुपोषण को 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। उसी के आधार पर इसे बनाया गया है समर ऐप। उसके बाद आता है अमृत वाहिनी ऐप। अमृत वाहिनी ऐप दरअसल बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इस ऐप के जरिए अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। तो इस तरह से इसका सही कौन सा ऐसा जिसका संबंध नहीं है, तो पंख अभियान। पंख अभियान जो है वो झारखंड से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे पंख अभियान की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह चलाया गया योजना था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर राष्ट्रपति KR नारायणन ने अपनी मंजूरी कब या अपनी स्वीकृति कब दी थी। तो इसका सही आंसर है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे 15 अगस्त हो गया है, 25 अगस्त यहाँ पे हो जाएगा, 25 अगस्त 2000 को। अब यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझते चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये पारित होता है। यह विधेयक जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इसको जो वो लोकसभा में लाया गया तो वो 2 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ। 11 अगस्त को जो है वो राज्यसभा से पारित होता है, राज्यसभा से 11 अगस्त को, जबकि 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा मंजूरी मिलती है, जिसके तहत कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जो है वो भारत के 28वें राज्य के रूप में गठन होता है। और 15 नवंबर आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर, ये जयंती बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ही 15 नवंबर को जो है वो झारखंड का स्थापना जो है वो इसी दिन को या इसी तारीख को जो है वो तय किया गया था, 15 नवंबर को। तो इस तरह से यहाँ से हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसे लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो 2 अगस्त को, राज्यसभा में 11 अगस्त को, जबकि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पास तो हो जाएगा 25 अगस्त। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, जबकि स्थापना तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इनमें से कौन सा देश का सबसे बड़ा आर्थेन डैम है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्थेन डैम है जो कि देश का सबसे बड़ा आर्थेन डैम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह 1990 में स्थापित किया गया था, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और यह देश का सबसे बड़ा आर्थेन डैम है और यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो याद रखेंगे झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना और इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तिलैया जल विद्युत केंद्र, मैथन जल विद्युत केंद्र 1957 में, पंचेत जल विद्युत केंद्र 1959 और स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र 1989।
तो बता दें कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो किया गया था 1953 में किया गया था। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, ना कि 1948 में। तो याद रखेंगे यह कोडरमा जिले में स्थित बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत केंद्र है, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी के मैथन जल विद्युत केंद्र इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, जो कि धनबाद जिले में स्थित है और यह बराकर नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात करें पंचेत जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और यह धनबाद और पश्चिम बंगाल, धनबाद और पश्चिम बंगाल यानी कह सकते हैं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनाया गया है। जबकि स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र यह 1989 में गठित स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित परियोजना है। जबकि अगर बात करें इसके अलावा कुछ अगर ताप विद्युत गृह केंद्रों की अगर बात करें तो बोकारो ताप विद्युत केंद्र 1953 में गठित की गई थी। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। जबकि पतरातू ताप विद्युत केंद्र उसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में पतरातू और तेनूघाट आप सभी को पता है 1990 में गठित की गए थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जिसकी धारा 14(1) के तहत, धारा 14(1) के तहत ही इसकी झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 28 मई 2010 को, 28 मई 2010 को इसकी गठन होती है। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले ये क्या याद रखना है? NDMA, NDMA ये क्या हो गया? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका गठन कब हुआ था? तो 2005 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर पर होता है। फिर दूसरा आता है SDMA, SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है 28 मई 2010 को। अभी हमने जैसे बताया 28 मई 2010 को स्टेट डिजास्टर, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना होती है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जबकि देश में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका जो अध्यक्षता करता है वो किसके द्वारा? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा। जबकि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम इसका जो अध्यक्षता करता है वो किसके द्वारा? तो CM के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसका जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन? उपायुक्त यानी DC के द्वारा किया जाता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और उसकी स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड राज्य के जिला आपदा प्रबंधन यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, झारखंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखेंगे, ये डेट आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 22 सितंबर 2010 को, क्योंकि आपको पता है कि राज्य का जो गठन हुआ था वो 28 मई को हुआ था। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 22 सितंबर को ही 2010 को जिला राज्य या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर आपको बताना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2001 में। 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा एक है जो कि प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? कृषि बहिस्राव, ज्वालामुखी, धूल या भूकंपीय घटनाएं। तो याद रखेंगे कृषि बहिस्राव जो है ये प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। ये कह सकते हैं कि मानव के द्वारा यह किया गया कुछ कृत्रिम प्रदूषक होते हैं जो कि मनुष्यों के या मानव जन्य प्रदूषक कह सकते हैं, ये कुछ आता है। जैसे कृषि जो है ये कृषि बहिस्राव जो है ये कृत्रिम या मानव जन्य प्रदूषक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अन्य अगर बात करें तो जैसे घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहित मल मूत्र हो गया, खनन अपशिष्ट हो गया,
कुछ मेडिकल अपशिष्ट हो गए, फिर नगर पालिका या नगर निगम में जो आपको देखने को मिलता है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। वर्तमान में भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से प्रदूषक के रूप में उभार आ रहा है। अगर बात करें अंतरिक्ष में, कुछ ही दिनों में ये चर्चा में था कि अंतरिक्ष में जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ से जो भी सैटेलाइट जा रहे हैं और सैटेलाइट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ पे अपना कचरा जो है वो धीरे धीरे जमता जा रहा है, जिसके कारण से ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि कैसे वहाँ पे जो वो कम से कम कचरा फैलाया जाए, या तो वहाँ पे जो कचरा है उसको एकत्रित करके कैसे साफ किया जाए। तो ये भी याद रखेंगे, ये सभी जो है वो रेडियोधर्मी अपशिष्ट के अंतर्गत हम मान सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेकर एक वर्ड आपको याद रखना है, JSPCB, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि फुल फॉर्म को लेकर पूछा जा सकता है सवाल। झारखंड राज्य में अगर बात करें प्रदूषण नियंत्रण के लिए JSPCB की स्थापना, यह एक नियामक इकाई है और जो उद्योगों को पर्यावरण हितैषी यानी कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली बनाने के लिए नए एवं उच्च तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करता है, उसी का नाम है JSPCB, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि फादर कंस्टांट लिवेंस, जिन्हें जनसाधारण भाषा में लिबिन साहब कहकर पुकारते थे, किस मिशन से ये जुड़े हुए थे? तो आपको बताना है कि ये जो जुड़े हुए थे वो किस मिशन से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी रोमन कैथोलिक मिशन। बता दें कि रोमन कैथोलिक मिशन से ये जुड़े हुए थे, जिसको लिबिन साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। साथ ही साथ एक और सवाल पूछा जाता है कि एपोस्टल ऑफ संथाल्स, एपोस्टल ऑफ संथाल किसे कहा जाता है? तो एंड्रू कैंपबेल को जो वो एपोस्टल ऑफ संथाल के नाम से जाना जाता है। वही अगर बात करें फादर हॉफमैन का संबंध भी जो था वो किससे संबंधित था? तो फादर हॉफमैन का भी संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से ही था। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया कि फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से था? तो रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध था। आगे चलते हैं और साथ ही साथ याद रखेंगे, इसमें 1869 में झारखंड ISPG मिशन ने एक 1898 में एक स्कूल खोला था, सेंट माइकल स्कूल, जो कि अंधों के लिए, विशेष करके जो नेत्रहीन बच्चे थे उनके लिए इन्होंने एक स्कूल खोला था, सेंट माइकल स्कूल। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सेंट माइकल स्कूल की स्थापना 1898 में नेत्रहीन बच्चों के लिए खोला था, यह किस मिशन के द्वारा खोला गया था? तो याद रखेंगे SPG मिशन के द्वारा इसे खोला गया था, SPG मिशन के द्वारा इसे खोला गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? इनमें से बताना है कि झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी नेतरहाट को। बता दें कि गांव में बसा एकमात्र शहर जो माना जाता है वो मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि झारखंड में मंदिरों का शहर या मंदिरों का गांव के नाम से मलूटी प्रसिद्ध है, जबकि सारंडा ये झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है, सारंडा वन, जो कि झारखंड की पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथ ही साथ इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। वही झारखंड की शिमला की अगर बात करें तो वो रांची को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, रांची को झारखंड का शिमला, इस्पात नगरी जमशेदपुर, गांव में बसा शहर ये मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग बिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, इसके रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, इनके द्वारा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुमार सुरेश सिंह। बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुमार सुरेश सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अब आपको याद रखना है कि कुमार सुरेश सिंह के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो इन्होंने मुंगेर बिहार, कह सकते हैं कि मुंगेर बिहार इनका जन्म स्थल माना जाता है, मुंगेर बिहार। और इनका जन्म 1935 में मुंगेर जिले में, कह सकते हैं कि झारखंड के बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और 2006 में इनका निधन हो गया था।
याद रखेंगे 1965 से 68 तक ये पलामू के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और 1978 से लेकर 80 तक कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर ये रहे हैं। याद रखेंगे 1984 में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे। तो याद रखेंगे 1984 में ये डायरेक्टर जनरल के पद पर, और साथ ही साथ इन्होंने ट्राइबल को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस किया, क्योंकि इनका जो PhD का जो कह सकते हैं कि टॉपिक जो था वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बेस था। तो इसलिए इन्होंने और भी कई सारे जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया 1982 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। फिर बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट ए स्टडी ऑफ ए मिलेनियरियन मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये 1983 में एक पुस्तक लिखा था। फिर ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, ट्राइबल को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज किए और उनके ऊपर कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को इन्होंने साझा किया। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा कुमार सुरेश सिंह। साथ ही साथ अगर पूछा जाए आपसे कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, तो मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि हो भाषा की लिपि वारंगचीती लिपि का विकास लाखो बोदरा के द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से 3-4 सवाल आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हो भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो वारंगचीती लिपि। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो लाखो बोदरा के द्वारा किया गया था। और इसका विकास कब किया गया, तो इसका डेट आपको अगर कि ईयर याद रखना है तो इसका सही आंसर होगा 1940 में। 1940 में हो भाषा की लिपि वारंगचीती लिपि का विकास लाखो बोदरा के द्वारा 1940 में किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ओलचिकी लिपि जो है ये किस भाषा की लिपि है, ओलचिकी लिपि ये किस भाषा की लिपि है, तो याद रखेंगे यह संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी। इसका विकास 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। हाल ही में ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि ओलचिकी लिपि हाल ही में चर्चा इसलिए था क्योंकि संथाली भाषा के एक कंप्यूटर टाइपिंग फ़ॉन्ट बनाया गया है, जो कि इसके कंप्यूटर टाइपिंग को लेकर जो इसका आधिकारिक कोड होता है यूनिकोड, उन्होंने इसे कह सकते हैं कि एक वैलिड अपना दे दिया है, क्योंकि अपना इसे मान्यता भी मिल चुका है कंप्यूटर टाइपिंग फ़ॉन्ट का। याद रखेंगे 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जब मनाया जाता है तो उसी समय से ये किया गया था। और कंप्यूटर टाइपिंग फ़ॉन्ट का जो बनाया है या जो इसका विकास किया है इस टाइपिंग का, उसका नाम है श्याम मुर्मू और सुदीप मुर्मू। ये दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर टाइपिंग को बनाया भी है, तो वो भी याद रखना है। साथ ही साथ ओलचिकी जो है वो संथाली भाषा की लिपि है। इसका विकास 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल, कह सकते हैं कि मरांग गोमके जयपाल सिंह, इसके नाटक के नाटककार कौन है। इस नाटक के नाटककार का नाम आपको बताना है। झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह, इस नाटक के नाटककार कौन है। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गिरधारी राम गोंझू, जिन्हें गिरिराज के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ ही साथ इसके अलावे कुछ अगर बात करें तो रामलीला और घेरे के बाहर यह द्वारिका प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। जबकि पुस्तक पूछा जाता है गायब होता हुआ देश, यह रणेंद्र की कृति है। जबकि ओ अजन्मा सुनो ये वचन देव कुमार की कृति माना जाता है। जबकि श्रवण कुमार गोस्वामी, यहाँ से आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनके कारण से और इनके द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा गया, तो वहाँ से भी आपको सवाल जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। इनमें से इनका एक प्रमुख पुस्तक जो है वो जंगल तंत्रम, ये आपको याद रखना है। जंगल तंत्रम इनकी एक प्रमुख पुस्तक के रूप में से एक माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया, उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्युतम नंबूदरी ये मलयालम कवि है जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था 2019 का। तो याद रखेंगे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 को इन्होंने ग्रहण किया था, और जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है इनमें से किसने महासागर की सबसे गहरी बिंदु मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैथरीन डी सुलीवन ने ही चैलेंजर गर्त, या कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच को पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो बता दें कि मंगल मिशन होप जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ही हाल ही में मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो आपको बताना है कि इस शिक्षा नीति के बारे में कि यह जो है वो किस शिक्षा नीति के स्थान पर लाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर यह जो है वो नई शिक्षा नीति को लाया गया है। क्योंकि समय समय पर हम सभी को पता है कि समय समय पर हर चीज़ की ज़रूरत पड़ता है कि कुछ ना कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उसी को कह सकते हैं कि कुछ सुधार के साथ ही और इसे लाया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बता दें कि इसरो के ये पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, उन्हीं के अध्यक्षता में यह जो वो तैयार किया गया है और इनको लाया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 1968 में आया था, उसके बाद फिर आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के स्थान पर लाया वो 2020 में फिर से। तो ये तीनों चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल को। सोमा मंडल को हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, 3.5 किलोमीटर देश की सबसे लंबी ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे में की है, इसका नाम क्या है? तो बता दें कि इससे पहले जो भारत की सबसे लंबी रेल थी वो था शेषनाग, लेकिन इसके बाद अभी वर्तमान में 3.5 किलोमीटर यानी लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को जो है वो बनाया गया, जो कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है वासुकी। इसका नाम जो रखा गया है वो वासुकी रखा गया है। तो आपको नाम याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट जो वो लगाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किसने रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है? तो आपको बताना है कि इसमें से किसने 25वीं बार अपना माउंट एवरेस्ट की फतह करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा दरअसल ये याद रखेंगे, यह नेपाल से संबंधित है और इन्होंने अपनी 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह जो वो इन्होंने कर लिया है। वहीं अगर पूछा जाए कि 26 घंटे में एवरेस्ट की सबसे तेज़ी से चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है, तो याद रखेंगे ये है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि पेम्बा शेरपा, एक नाम आपको याद रखना है, पेम्बा शेरपा। पेम्बा शेरपा जो है ये याद रखना कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले सबसे कम समय में व्यक्ति हैं, जिन्होंने मात्र 8 घंटा और 10 मिनट में सबसे तेज़ी से चढ़ने वाला व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, पेम्बा शेरपा। और जुंको तेबई ये तो आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं और इसका राइट आंसर आपको याद रखना कि रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह जो करने वाले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सांग इन हंग। सांग इन हंग ये हांगकांग के से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी IRDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुआ था। इन्हीं को और इसी संस्था को जो है वो वर्ष 2021 का ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, हाल ही में जारी हुई पुस्तक द नटमेग कर्स के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा ही लिखा गया है द नटमेग कर्स। इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। अगला सवाल है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बंगलुरु। बंगलुरु जो है वो भारत में सबसे अधिक रहने योग्य स्थल के रूप में माना जाता है। तो ये पहला स्थान मिला है बंगलुरु को, जबकि चेन्नई इसमें दूसरा स्थान है, जबकि शिमला का इसमें तीसरा स्थान है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ईरान का। ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार चौथी वर्ष सबसे अशांत देश कौन सा रहा है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है हाल ही में, इसलिए यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अफगानिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार चौथी वर्ष सबसे ज़्यादा, या कह सकते हैं कि सबसे कम शांत या सबसे ज़्यादा अशांत देश में से एक माना जा रहा है, तो वो है अफगानिस्तान। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सबसे पहला है ब्लैक फंगस, फिर है वाइट फंगस और तीसरा है येलो फंगस। ब्लैक फंगस जो होता है यह म्यूकरमाइकोसिस के कारण से होता है। वाइट फंगस जो है इसका जिम्मेदार कैंडिडियासिस है, जबकि येलो फंगस म्यूकरसेप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी सुमेलित है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, रवि शास्त्री या विनू मांकड़। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।